लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझा था और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। Objectives are the end towards which the object activities of the business are directive। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से एंड होता है जिस डायरेक्शन में बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रन किया जाता है, ठीक है, या परफॉर्म की जाती हैं। दीज आर द गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से गोल्स होते हैं जो कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस के, वो जो अपने एफर्ट्स करते हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए ये गोल्स बनाए जाते हैं। मींस उनको रास्ता दिखाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं। एज फार एज पॉसिबल अ बिजनेसमैन मस्ट सेट अप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जितना जल्दी हो सकता है एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी सेटअप इन जनरल टर्म्स। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको जनरली सेटअप नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज इन सेल बाई 10% इन 1 year टाइम, वेरियस जनरल ऑब्जेक्टिव कैन बी इंक्रीज इन सेल। ठीक, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। ठीक है बेटा, द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेसमैन होता है उसके पास कई तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो जो होते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव के लेके बिजनेस नहीं कर सकते। All objectives are important, but the most important objective of every business is earning profit। जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उन सब में भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो अर्निंग प्रॉफिट होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, लेकिन ये अकेला ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अगर बड़े तौर पे देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहली होती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरे होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बेसिक पर्पस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, मींस किसी भी बिजनेस का एक बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो जिस मार्केट में बिजनेस कर रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ पे सरवाइव करना। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। और ये तभी हो सकता है जब वो जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है, जितना जल्दी से जल्दी वो उसको कवर करके प्रॉफिट अर्न करेगा, ये तभी हो सकता है कि वो किसी भी मार्केट में सरवाइव कर सके, या जिस मार्केट में उसने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया है वहाँ पे सरवाइव कर सके।
सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मीन्स तो जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और इतना प्रॉफिट अर्न करना कि उसके लिए वो सफिशिएंट हो। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी ज़रूरी होता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से बिजनेसमैन का रिवॉर्ड होता है। किस लिए, क्योंकि वो रिस्क लेकर अपना बिजनेस रन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसके रिवॉर्ड में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक। थर्ड आता है ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। जो कोई भी एक बिजनेस होता है उसको ग्रो करना चाहिए और अपने जो उसकी एक्टिविटीज़ है उनको भी एक्सपेंड करनी चाहिए। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट्सेट्रा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो किस चीज़ से मेज़र की जाती है, ग्रोथ रेट से, कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है। और जो ग्रोथ रेट होती है वो किस चीज़ से मेज़र होती है, किसी भी प्रोडक्ट के सेल के टर्म में मेज़र होती है, या नंबर ऑफ ब्रांचेस के टर्म में मेज़र होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के टर्म में मेज़र होती है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के टर्म में मेज़र होती है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उस बिज़नेस में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, या उसके कितने सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, या उसकी कितनी ब्रांचेज हैं उसके बिजनेस की, या फिर उसकी सेलिंग कैसी है, या उसका प्रोडक्ट की सेल कितनी है। ठीक। इन सब पे डिपेंड करती है ग्रोथ। ठीक। और इसी से ही ग्रोथ को मेज़र किया जाता है। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक। किसी भी बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं समझते हैं। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स डील विद कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी। जो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किस चीज़ में डील करते हैं, या उनकी कुछ अपनी सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है सोसाइटी का, क्योंकि हम सोसाइटी में रहकर ही बिजनेस करते हैं, अलग से रहने नहीं जाते हैं कहीं। इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। मीन्स सोसाइटी के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं अपना प्रोडक्ट्स को जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के उनको सेल करके। सो इट ओज समथिंग टू सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के लिए। इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। नो बिजनेसमैन कैन बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग टर्म रन बाय इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो सोसाइटी की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर उसको रेगुलरली इग्नोर करता रहता है। द बिजनेसमैन कैन कीप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव as his primary objective, but at secondary level he must meet his social objectives also। तो कोई भी बिजनेसमैन होता है उसको हमेशा अपनी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको प्राइमरी पर ही रखना चाहिए, लेकिन जो सोसाइटी या सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको भी सेकेंडरी लेवल पर देखना चाहिए। द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेसेस आर, नंबर 1, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स customer prefer to buy the products only when they are of satisfactory quality and are available at a reasonable price। ठीक है। तो जो कोई भी कंज्यूमर होता है वो कोई भी एक प्रोडक्ट कब खरीदता है, जब उसको लगता है या उसको देखकर उसकी क्वालिटी को समझकर उसको सेटिस्फैक्शन हो और उसको वो प्रोडक्ट रीजनेबल
प्राइस पे मिल रहा होता है, तभी वो एक प्रोडक्ट परचेज करेगा। अब जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं कोई अपने लिए जीन्स खरीदने, ठीक है, तो आप जीन्स कब तक नहीं खरीदोगे? जब तक आपको जीन्स पसंद नहीं आ जाएगी। और जो चीज़ पसंद आई है वो जब तक हमें सही रेट पे नहीं मिल जाएगी तब तक हम उसको परचेज नहीं करते हैं। तो सेम होता है, आप भी एक कंज्यूमर हो, ठीक। तो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो जब तक आपको सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे नहीं मिलेगा तब तक आप उसे परचेज नहीं करेंगे। Today's customer is a quality conscious customer and he expects value of money, ठीक, वैल्यू फॉर मनी। आज के टाइम में क्या है, जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान देता है, ठीक है, और अपने पैसे को वैल्यू देता है कि अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो क्वालिटी होती है वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पर्ल्स, स्पाइसेस, मेडिसिन्स, जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, सॉरी, for example, for consumer goods such as refrigerator, TV, car, scooter, the quality may mean durability, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं या कुछ हैवी आइटम खरीद रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को हम ध्यान में रख के खरीदते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर एक्सेट्रा, क्वालिटी में मीन सेफ्टी। अगर हम प्रेशर कुकर खरीद रहे हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ध्यान में रखते हैं कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, हम लोग फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस, स्पाइसेस, मेडिसिन एक्सेट्रा, क्वालिटी में मीन प्योरिटी। अगर हम कोई भी अनाज खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, एकदम फ्रेश होना चाहिए या प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन and to maintain the goodwill, the businessman must supply products with right quality at right price। तो किसी भी बिजनेसमैन को मार्केट में स्टैब्लिश होने के लिए अच्छे तरीके से, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है, पहली चीज़ वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए और दूसरी चीज़ राइट प्राइस पे मिलना चाहिए। मीन्स ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक, नॉर्मल प्राइस पर मिलना चाहिए, तभी पर्सन उसको परचेज करेगा। सेकेंड है हमारा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा। तो जो एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसमें क्या क्या आता है, ब्लैक मार्केटिंग भी आती है, ठीक है, अडल्ट्रेशन भी आता है, होर्डिंग भी आती है या ओवर चार्जिंग आती है। एक्स एग्रेशन इन एडवर्टीजमेंट्स अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब मान लीजिए हम कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उसमें अपने प्रोडक्ट की जो हम क्वालिटी दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, तो ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है या धोखाधड़ी कहलाती है। नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस। कोई भी सोसाइटी होती है वो इस तरीके के काम को पसंद नहीं करती है। With these practices, a businessman will not only lose his reputation, but it is punishable under law। तो अगर इस तरीके का कोई भी बिजनेसमैन प्रैक्टिस कर रहा है या इस तरीके का गलत काम कर रहा है तो वो क्या होता है, पहली चीज़ उससे उसकी जो रेपुटेशन होती है मार्केट में वो ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ उस काम के बदले उसको सज़ा भी मिल सकती है, ठीक। तो पनिशमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। जो पनिशमेंट मिलता है वो या तो उसमें फाइन लगाया जा सकता है या उसमें जेल भी हो सकती है या दोनों ही हो सकता है। क्लियर है। थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी। जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या है, हर सोसाइटी की मेजर प्रॉब्लम होती है, ठीक।
द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन ओवरकमिंग देयर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट देते रहना चाहिए, जिससे कि जो बेसिक प्रॉब्लम है हर कंट्री की उसमें थोड़ा बहुत कमी आ सके, ठीक, या उसमें उसकी कमी में उसका भी थोड़ा योगदान होना चाहिए। द बिजनेस एम्प्लॉयज पीपुल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। जो बिजनेस होता है वो जब लोगों को काम देता है तो उसमें कई तरीके के काम के लिए जॉब ऑफर की जाती है या जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली जा सकती है। बाय एम्प्लॉइंग पीपल एट वर्क अ बिजनेसमैन हेल्प इन फ्लो ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अगर मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उससे क्या होगा, जो फ्लो ऑफ मनी होगा सोसाइटी में वो क्या होगा, बढ़ेगा। While creating employment opportunities, a businessman must give social consideration to handicapped, disabled and poor people. जब भी कोई एक बिजनेसमैन अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है तो उसे किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, ठीक है, या डिसेबल पर्सन है या पुअर पीपल है, उनको ध्यान में रख के निकालना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द बिजनेसमैन। इससे क्या होगा, जो एक बिजनेसमैन है उसकी जो पब्लिक में इमेज है वो इम्प्रूव होगी। द एम्प्लॉयज मस्ट बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग ऑल्सो सो दैट दे कैन अपडेट देयर नॉलेज एंड कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ द जॉब। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि उनकी जो जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है वो भी इम्प्रूव रहे या उनकी नॉलेज भी बढ़ती रहे साथ ही साथ। नंबर 4 आता है हमारा सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। द लार्ज बिजनेस हाउसेज अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। तो जो बड़े बिजनेस मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी रन करते हैं साथ ही साथ। जैसे मान लीजिए कोई एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है, ठीक है, कोई चैरिटी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक, या डिस्पेंसरीज चलवा रहा है या स्कूल्स चलवा रहा है, ठीक है। द बिग कंपनीज कैन हेल्प इन सोशल सर्विस प्रोग्राम run by NGO and government organization by contributing large amount of funds in the form of donation या चैरिटी एट्सेट्रा। जो बड़े बिजनेस कंपनीज होती हैं उनको क्या करना चाहिए, तो जो भी एनजीओ या गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए जो भी प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। किस तरीके से, बड़े से बड़ा अमाउंट डोनेट करके या एज अ चैरिटी देकर। Participating in social service programs adds to the reputation to the company of the company and a company can establish its public image। इस तरीके से जब कोई एक बिजनेसमैन किसी एक चैरिटेबल प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो इमेज होती है वो पब्लिक में सुधरती है या और अच्छी हो जाती है। For example, Tata Company is spending a fixed amount every year on social service project। अगर इसी का एक एग्जाम्पल देखा जाए तो सभी जानते हैं कि जो टाटा कंपनी है, ठीक है, वो हर साल एक फिक्स अमाउंट क्या करती है, सोशल सर्विस पे डोनेट करती है। इवन जो ओनर हैं उसके, ठीक, वो अपनी सैलरी से भी जो चैरिटेबल प्रोग्राम्स होते हैं उनको रन करते हैं या साथ उसमें से डोनेशन देते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से क्या है, जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी होती जा रही है। द इंडस्ट्रीज थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा विच पोल्यूट्स वाटर। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी उनका वेस्टेज होता है उसको या तो नदियों में बहा देती हैं या तालाबों में बहा देती हैं,
ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पानी होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तो जो जितनी भी चिमनीज लगी होती हैं इंडस्ट्रीज में, उससे जो स्मोक निकलता है बाहर या धुआं निकलता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। एज बिजनेसमैन as businessman has added to the spreading of pollution, so it becomes the moral duty of businessmen to come forward and help in solving the problem of pollution। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बिजनेसमैन की ही वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो उस बिजनेसमैन का क्या काम होता है कि वो आगे आकर ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन भी या सोल्यूशन करने में भी उसको हेल्प करनी चाहिए। द बिजनेसमैन मस्ट अडॉप्ट environment friendly techniques of production and should drain the waste materials in such a way that these do not pollute the environment। जो बिजनेसमैन है उनको इको फ्रेंडली प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इनकरेज होना चाहिए या इको फ्रेंडली टेक्निक्स का प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, और जो भी उनका वेस्ट मटेरियल है उसको इस तरीके से डंप करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो। क्लियर है ये सबको? तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारा थर्ड आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है, ये किससे रिलेटेड होता है? जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या होते हैं? एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, और उनका बहुत ही बड़ा क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है बिजनेस की सक्सेस में। To get maximum from employees and to keep the employee motivated, the business must take care of their employees by pursuing the individual objective। अब किसी भी बिजनेसमैन को जब अपने एम्प्लॉयज से मैक्सिमम वर्क लेना होता है, ठीक है, या उनको इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। और एम्प्लॉयज़ किस तरीके से मोटिवेट होते हैं? जब तक उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होंगे तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होंगे। ठीक, द कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर जैसे प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेज एंड सैलरी। जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको वेज या सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि उनको ये ना लगे कि दूसरी कंपनी यहाँ से ज़्यादा पैसा दे रही है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय imparting ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। जो पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है किसी भी एम्प्लॉय की, उसको किस तरीके से बढ़ानी चाहिए? उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहनी चाहिए जिससे कि उनकी नॉलेज अपडेट होती रहे। पीर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो जब भी किसी कंपनी को डिसीजन मेकिंग करनी हो तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उनका भी मोराल बढ़ता है कि हाँ, कंपनी हमारे बारे में भी सोचती है तो हम कंपनी के बारे में अच्छा ही करें। प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एट्सेट्रा। तो उनको किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं? उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी हो गया उनके बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हम जो ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के, उनको फुलफ़िल कर सकते हैं।